ओके, तो अगला जो टॉपिक है डेट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इसके नाम से पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होएगा वो सरफेस जहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल हो, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस टाइप के हो सकते हैं, तो हम उसको यहाँ से समझेंगे। अभी हमने जो रिलेशन निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो लिख रखा है नीचे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन है, अभी हमने देखा है पीछे। तो अब अगर पोटेंशियल किसी सरफेस का कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब सेम होगी, तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होएगा। तो वो कब जीरो हो सकता है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ई डॉट डी आर है ना, तो जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे मतलब 90 डिग्री पर, तभी इसका आंसर जीरो आएगा। जहाँ तो ई जीरो हो, तो अगर ई जीरो हो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो क्या बात करनी। लेकिन अगर ई है तो फिर पक्की बात है ई को एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक दूसरे के 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी आंसर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट। तो बस यही यहाँ पे बना रखा है। ये तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, इनके परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या होएगा, कांस्टेंट होएगा। तो ये यहाँ पर इसने बना रखे हैं पोटेंशियल सरफेसेस। तो इसी तरह से इसने कुछ इस चार्जेस के लिए इस तरह से पोटेंशियल सरफेस शो कर दिया है। ओके, तो ये यहाँ पर यही बता रखा है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लो ये सरफेस जैसे उसने बना रखा है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क डन इसके इक्वल होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर सरफेस जो है, तो फिर डेल्टा भी तो जीरो हो जाएगा ना उसके लिए। तो डेल्टा भी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के ऊपर जब चार्ज को हम मूव करते हैं तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, और ये भी यही लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के कैसे होंगी, 90 डिग्री एंगल पर, उसके अलॉन्ग नहीं हो सकती, हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होंगी, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दे रखी है ना यहाँ पर, ये वाला जो सारा इंग्लिश में लिख रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना, ये वही बता रखा है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 या 2 नंबर में ना पक्का क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते होते हैं बोर्ड में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसने लिख भी रखा है शायद इंपॉर्टेंट इधर। तो आगे अगला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा पास होएंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो गए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। बस ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अगली बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हम पता ही है हमें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दें माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो फिर इंटीग्रेशन का उल्टा जो डेरिवेटिव होता है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये चीज़ वो लिख रखी है। आगे यही चीज़ लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, तो ये जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे नॉट पॉसिबल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीज़न वही है, हमने देखा था यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर डाला था उसमें मैंने बताया था कि फील्ड स्पेस का वो रीज़न होता है जहाँ पर कोई फंक्शन वेल डिफाइंड हो, मतलब यूनिकली डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड एंड यूनिकली डिफाइंड हो। तो यूनिकली डिफाइंड का मतलब है कि उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए एक पॉइंट के ऊपर, दो नहीं हो सकती। तो अगर दो होगी तो दैट विल नॉट बी फील्ड, वो फील्ड नहीं होएगी। इसी तरह यहाँ पर भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करेंगे तो फिर उस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज होएंगी, तो वो दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज फील्ड के केस में वो तो फील्ड की डेफिनेशन को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ना एक दूसरे को काट सकती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर काट सकती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी नहीं काट सकते एक दूसरे को।
तो ये इसका रीज़न होता है बेसिकली। मतलब एक अगर काटेंगे तो फिर एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये मतलब मेन पॉइंट लिखना होता है जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। तो ये पूछ रखा है ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं, तो इस तरह से बन जाएंगे, स्फेरिकल बनेंगे, क्योंकि स्फेरिकल डायरेक्शन ही है ना। स्फेरिकल इस पॉइंट पे अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो ऐसे है, चार्ज से अवे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होएगी, तो तभी हो सकती है अगर सरफेसिस कैसे बनाए हम, स्फेरिकल। इसलिए स्फेरिकल सरफेस बनेंगे। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये पास थे इनके बीच का डिस्टेंस छोटा था। तो इस तरह से शो करना होता है जब इक्विपोटेंशियल सरफेस उसने बनाने के लिए बोला होगा ना किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो ऐसे शो करना है। पहले वो थोड़े थोड़े से पास है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो डेंसिटी कम होती जा रही है इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के बीच में। आगे जो दे रखा है यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब फील्ड लाइन कांस्टेंट है, इसके केस में तो कांस्टेंट नहीं ना होती। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ी होती है, k⁴/r² फॉर्मूला होता है। मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस हैं वो दूर दूर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर फील्ड कांस्टेंट हो तो उसके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होएगा कभी भी। तो ये थोड़ा सा बनाने आने चाहिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक कांस्टेंट फील्ड की वजह से, इस तरह से बन जाएंगे। ओके, ये सब कुछ वही लिखवा रखा है जो स्कूल में पूछा जा सकता है। नोट्स में हमेशा सिर्फ उतना ही, बस जितना बोर्ड में आएगा। अगला जो है, अगला कैपेसिटर है टॉपिक। तो कैपेसिटर क्या होता है, अगर मान लो दो हमारे पास कोई कंडक्टिंग हमारे पास बॉडीज़ हैं, जैसे ये दो बना रखी हैं किसी भी शेप की, उन पे इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज अगर हम दे दें तो वो जो सिस्टम बना देंगे ना, दैट विल बी कॉल्ड द कैपेसिटर। ओके, जैसे दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस के ऊपर रख दें तो वो डाइपोल बना देते हैं, इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस को। इसी तरह से दो बॉडीज़ को, जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हो, उनको किसी हम बिल्कुल पास एक दूसरे के रख दें, नज़दीक, तो वो जो सिस्टम बना देंगे दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। एक बॉडी पे हमने चार्ज +q दिया है, अगर दूसरी पे -q चार्ज ऐसे भी देना है, एक पे +q चार्ज एक पे -q चार्ज, ऐसी दो कंडक्टिंग बॉडी जिनको पास रख दें तो दैट विल फॉर्म द कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है, चार्ज मतलब कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कह लो, नेगेटिव इस पे भी तो उतना ही चार्ज है अपोजिट साइड में। तो जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। तो इसको हम हटाकर प्रोपोर्शनली साइन को एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है कितनी एबिलिटी है उसकी चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो आपके पास चार टाइप के वैसे होते हैं, एक को पैरेलल बोलते हैं, एक को स्फेरिकल, एक को सिलेंड्रिकल, एक को आइसोलेटेड। तो सिलेबस में तुम्हारे सिर्फ पैरेलल ही है, बाकी नहीं है। ओके, तो बाकी फिर हमने क्यों कर पढ़ने, ठीक है, पैरेलल ही देखते हैं। ओके, तो पैरेलल प्लेट में क्या होएगा, पैरेलल प्लेट में इस तरह से होता है कि दो हमारे पास पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं एक दूसरे के पास रखे, एक पे चार्ज +q है एक पे -q है और बीच का डिस्टेंस कुछ d है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर बना लेगा। इसके बीच का जो उसने लिख रखा है परमिटिविटी ε0 है, मतलब एयर है बीच में। तो इस तरह का जो सिस्टम हो जाएगा दैट विल फॉर्म द कैपेसिटर। अब इसका हमने कैपेसिटेंस भी निकालना होता है, तो वो निकालते हैं। तो ये देखो आगे उसने निकाल रखा है Q = CV होता है। हम जानते हैं कैपेसिटर के केस में कोई भी कैपेसिटर हो जाए किसी भी टाइप का, Q = CV इसके लिए रिजल्ट होल्ड करता है। तो C और V की जगह पे हम E × D लिख सकते हैं, ये लिख रखा है उसने V की जगह पे E × D। फिर हमने क्या लिखा है कि V की जगह पे ED लिख दिया और E की जगह पे हम जानते हैं σ/ε0 होएगा, क्योंकि हम पता है ना E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी प्लेट की वजह से। इस तरह से मेरे पास वो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं वो ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे दो शीट्स हो, और शीट की वजह से मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है σ/2ε0। ε0 होती है, लेकिन वो तो एक शीट की वजह से होती है ना, यहाँ पर तो दो शीट्स हैं
तुम पीछे देख सकते हो कैपेसिटर की दो प्लेट्स है ना, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में होएगी। पॉजिटिव की वजह से अवे होनी थी और नेगेटिव की वजह से उसी की तरफ। जो उसके अंदर वाला रीजन है ना कैपेसिटर की प्लेट्स के, उसमें तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से सेम डायरेक्शन में होएंगी, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होती तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज ऑपोजिट है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, इसलिए अंदर वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एक की वजह से तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो दोनों में जब ऐड हो जाएंगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐड होके इतना आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे भर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डी पहले ही ऐसे था, और सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा क्या हो गया चार्ज बाय एरिया लिख दिया। वो क्यू से क्यू इधर कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, इतना आंसर निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसका फॉर्मूला कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ए यहाँ पर एरिया है प्लेट का, वो जो प्लेट्स होती हैं उनका एरिया, डी बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए दिमाग में याद रखना है। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स में अब एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो जैसे हमारे पास दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी, इन पे कुछ चार्ज था, इस पे चार्ज प्लस क्यू था, इस पे चार्ज माइनस क्यू था। ओके, तो देखो ये जो चार्जेस आते हैं ये इसका भी बड़ा एक अच्छा रीज़न होता है, वो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के उस पर मैं क्लियर करूँगा। ओके, इनका रीज़न भी गॉस लॉ होता है। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो तब हर चीज़ एक्सप्लेन होएगी। तो अभी तो चलो बोर्ड के लिए तो कोई नहीं पूछेगा, तो ये प्लस क्यू है तो पता ही है कि इंडक्शन के कारण माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसका रीज़न डैट इज़ द गॉस लॉ। अभी जो गॉस मैंने लॉ वाला डाल रखी है वीडियो, उसमें भी एक क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो आगे कंडक्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फिर भी मैं बताऊँगा एक बार और। तो ये अपने पास प्लस क्यू चार्ज है तो एक इधर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर। ओके, तो ये उसने बोला है अब यहाँ पे किसी भी टाइम पर चार्ज इस प्लेट पे प्लस क्यू था और इस पे माइनस क्यू था, उसके बाद जैसे हमने की को प्रेस कर दिया, पहले इस पे प्लस क्यू है, इस प्लेट पे माइनस क्यू है, पहले से ही है ये दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज। उसके बाद जैसे हमने की को क्लोज किया, मतलब बैटरी को कनेक्ट किया, तो कोई और डी क्यू चार्ज इसके ऊपर चला गया। तो अब वो बोल रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब ये डी क्यू चार्ज को इस बैटरी से निकल कर यहाँ तक पहुँचना है, तो कितना वर्क डन उसको करना पड़ेगा बैटरी को। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, V है, और बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, डी क्यू। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, डी क्यू इंटू वी। वर्क डन इसी के इक्वल होता है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V था, तो डी क्यू इंटू वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वर्क डन के इक्वल होगा, लेकिन वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इसलिए वर्क डन की जगह पे हम डी यू लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या वो सी वी होता है, तो V की जगह पे क्या U बाई सी आ गया। तो फिर हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। तो ये जो स्मॉल चार्ज डी क्यू जब पास हुआ था बैटरी से यहाँ से, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में, वो इतने से आया था। अब सारा निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या वो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने सी को तो बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया। तो क्या वो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या वो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या भर दी जाएंगी, पहले चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे मान लो 0 था इनिशियल टाइम, मतलब 0 से लेकर के क्यू चार्ज होने में कितना एनर्जी स्टोर होएगी, तो फिर अपर लोअर लिमिट भर के यू की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, जो भी आ सकता है। तो यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी इस तरह से, यू इज इक्वल टू क्या स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो ये अपने पास आ गया इस तरह से। आगे हमारे पास है कि हम जानते हैं कि u का ये फॉर्मूला आ गया क्या स्क्वायर बाई 2c। अब हम क्यू की जगह पे सी वी डाल सकते हैं। तो क्यू की जगह पे जैसे ही तुम सी वी डालोगे, अपनी कॉपी में देख लो यहाँ से, अगर ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ उससे देखते रहो। तो क्यू की जगह पे जैसे ही सी वी डालेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये यहाँ पे उसने दे रखा है। ओके, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ये सारे फार्मूला याद रखने हैं। क्या स्क्वायर बाई 2c भी चार्ज की टर्म में ये फार्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में ये फार्मूला आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये अपने पास रिजल्ट निकल आएगा। आगे रिजल्ट ये भी आ जाएगा, ये तो चलो निकाल ही लिया है क्या स्क्वायर बाई 2c।
अगला टॉपिक है कंडक्टर। तो कंडक्टर हम पहले ही बात करते आ रहे हैं, ओके, कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर फील्ड ज़ीरो होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है, ये कंडक्टर की ना प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर फील्ड ज़ीरो हो गया अपने पास है, ये लिख रखा है उसने यहाँ पर, इनसाइड फील्ड इज़ ज़ीरो। अगर फील्ड ज़ीरो हो गया तो चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? वही गॉस लॉ के कारण, कि गॉस लॉ किसके इक्वल होता है कि ई डॉट डी एस, डी एस लिखना है यहाँ पर इसने गलत लिख दिया यार, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है अंदर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, तो वहाँ से चार्ज भी अंदर कितना निकल आएगा, जीरो। तो इनसाइड चार्ज कंडक्टर के कितना होता है, जीरो। मतलब कंडक्टर की बॉडी में अगर चार्ज हम रख दें तो वो अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पर ये बता रखा है कुछ भी, ओके, वो बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि अंदर तो चार्ज कितना होना पड़ेगा, अंदर ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो अगले पॉइंट में उसने बता रखा है कि एंटायर बॉडी जो कंडक्टर की होती है ना, वो कांस्टेंट पोटेंशियल पे होती है। क्योंकि हमें पता है, ये यहाँ से देख लो आप कि ई की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, कंडक्टर के अंदर फील्ड ज़ीरो होता है, तो फील्ड ज़ीरो हो गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब सारी की सारी बॉडी के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी बॉडी पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि फील्ड ज़ीरो होता है। ओके, तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें उसने ये बता रखा है, क्योंकि पोटेंशियल हमें पता लग गया है ऊपर वाले पॉइंट से कि सारी की सारी कंडक्टर के ऊपर कांस्टेंट होता है, इस वजह से जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर स्ट्राइक करती है ना कंडक्टर के ऊपर, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करती हैं। ये 90 डिग्री एंगल शो कर रखे हैं हर जगह। मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी कंडक्टर की बॉडी के ऊपर, तो वो 90 डिग्री पर ही इंसिडेंट करेगी। उसका रीज़न ये है कि अगर वो 90 पर नहीं करती इंसिडेंट, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसके जो बॉडी के बीच में एक एंगल बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर वो 90 पर नहीं हिट करती, मतलब फिर कोई और एंगल होएगा। तो अगर कोई और एंगल हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर ज़ीरो तो cos 90 पर होना है जब एंगल 90 होगा। तो अगर इसका आंसर मतलब किसी और एंगल पर स्ट्राइक करे तो इसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो नहीं होगा तो मतलब ये वाली वैल्यू फिर ज़ीरो नहीं होगी, मतलब डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के लिए तो डेल्टा वी कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसी वजह से ई एंड डी आर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर स्ट्राइक करे बाहर से, तो एंगल कितने पे स्ट्राइक करेगी, वो 90 पर ही स्ट्राइक करेगी। अंदर तो फील्ड होती नहीं है, तो अंदर की तो बात ही क्या करेंगे। तो इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जैसे पीछे यहाँ पे दिखा रखा है, अंदर नहीं हो सकती। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी दैट इज इक्वल टू द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी ये वैल्यू होती है। सिग्मा अपने पास हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होती है उसकी वैल्यू उतनी है। इसको उसने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है गॉस लॉ से। ओके, तो गॉस लॉ ही है बस इसके अंदर मेन सेंट्रल आइडिया जिसको कह सकते हैं हम इस चैप्टर का। तो अभी जैसे इसने इसके अंदर फील्ड निकालनी है, ये फिगर तो अब थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रही इस फोटो के अंदर। ओके, तो थोड़ा तो मैं समझ आने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन फिर भी चलो हम कोशिश कर लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मान लिया है जिसका एरिया डी एस है सपोज। ओके, और हमने उस एरिया के थ्रू एक गॉसियन सरफेस बनाया है। ये वाला जो बना रखा है ना सिलेंड्रिकल टाइप का, ये गॉसियन सरफेस है। अब हम इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ये वैल्यू। तो इसके केस में अगर हम इस एरिया से, यहाँ पर अभी कर्सर है ये वाला पॉइंट, यहाँ से फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स का आंसर आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर तो फील्ड ही नहीं है। ये तो कंडक्टर के अंदर वाला साइड होगी ना, तो यहाँ पर तो फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स होगी ज़ीरो। ऊपर वाला जो साइड है और नीचे वाली ये वाली जो साइड है, यहाँ पे कर्सर अभी मूव कर रहा है, इस साइड से भी फील्ड होएगी नहीं, क्योंकि ये भी अंदर है कंडक्टर के। तो यहाँ से भी सारी साइड से फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इतने पोर्शन से। बस बाहर जो इसका जो गॉसियन सरफेस का बाहर जो पार्ट है, बस उसी पार्ट से फ्लक्स होएगा, क्योंकि वहाँ से फील्ड पास करेगी। और उसकी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं हम इस तरह से है, और डी एस एरिया वेक्टर है। तो जो फील्ड होएगी, क्योंकि वो हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है ना, तो छोटा सा जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, तो वो तो एक छोटी सी शीट की तरह होएगा। तो शीट से तो फील्ड कैसे होती है, उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है।
और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही है सरफेस से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो अपने पास यहाँ से ई डॉट डी एस से ई डी एस कॉस 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद कॉस 0 1 है, ई फिर बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है उस पॉइंट्स के लिए, तो डी एस अंदर रह गया। उसके बाद चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अगर इसका चार्ज पर यूनिट एरिया था, मान लो कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है डेट इज अ सिग्मा, इसने यहाँ पे शो भी कर रखी है, तो उसका हमने कितना, मैंने बोला था कि हमने कितना एरिया के ऊपर गॉसियन सरफेस बनाया है, ds। उस एरिया एलिमेंट यहाँ पर जो था ना वो ds था, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds आ जाएगा। तो उसके बाद ds एंड ds तो दोनों साइड कैंसिल हो गए, क्योंकि ds का इंटीग्रल तो वो एरिया की बात ही कर रहे थे हम, छोटे से एलिमेंट की, तो उसका तो इंटीग्रल तो ds ही है, तो ds दोनों साइड कैंसिल हो गए, तो e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होती है उसके बिल्कुल आसपास के पॉइंट्स के ऊपर, तो डेट इज फील्ड इज इक्वल टू द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब बिल्कुल आसपास के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, ओके, दूर नहीं कहीं, तो आस वाले पॉइंट के बाद डेट इज इक्वल टू द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आगे है यही जो शेल थ्योरम है, ओके, ये मैंने जो गॉस लॉ पे जो वीडियो बनाई है ना, वीडियो लेक्चर बनाया है यूट्यूब पे, डालूंगा भी उसको, तो उसमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ओके, तो वहाँ से तुम देख लेना, गॉस लॉ वाला सारा टॉपिक वहीं से पढ़ना है, ओके, वहाँ उसको देख लेना एटलीस्ट ना, जो यहाँ पर लिखा होता है बोर्ड एंड जेई मेंस वो तो देख लिया करो। अगर जेई एडवांस वाला कुछ तुम ऐसे सोचते होगे तो क्या इतना फालतू क्यों पढ़ना है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम छोड़ दो, ओके। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, ओके, ठीक है। मार्क्स भी लेने जरूरी हैं, तो वो मार्क्स वाला जो काम है ना वो हम इस तरीके से कवर कर देंगे, जो पेपर में मार्क्स लेने होते हैं ना बोर्ड में, वो अपना इसी तरीके से फटाफट हो जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तो जो शेल थ्योरम है, तो दैट इज इक्वल टू द शेल थ्योरम इसको बोलते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तुम्हें वहीं से समझ आएगा, ओके। तो चलो फिर इसको अभी क्या डिस्कस करना है, इसको थोड़ा हम स्किप कर देते हैं इस पॉइंट्स को, ओके। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम इंसुलेटर कह सकते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दैट डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, यहाँ लिख भी रखा है, एक होते हैं नॉन पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि उनके अंदर पहले से ही जो चार्ज है ना पोलराइज हो रखा होता है, जैसे यहाँ पे शो हो रखा है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे शो हो रखे हैं, तो ये पहले से ही इसके पास डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ है, इंडिविजुअल चार्ज इसके पास, मतलब इंडिविजुअल डाइपोल्स के पास, लेकिन वो रैंडम पड़े हुए हैं, किसी की डायरेक्शन कोई है, किसी की डायरेक्शन कुछ है, इस वजह से टोटल डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो रही है। असल में इसके पास डाइपोल मूवमेंट्स हैं पहले से ही, लेकिन वो रैंडम होने की वजह से टोटल डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगी। ये इस टाइप के जो होते हैं इनको हम पोलर बोलते हैं, ओके। इसने लिख रखा है नेट डाइपोल मूवमेंट ऐड करने के बाद ज़ीरो आ गई, क्योंकि वो रैंडम पड़े हुए हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन ना इसके अंदर दे रखी है, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो तुम इसमें, ओके। तो जैसे ही हम ये जो पोलर वाला था इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जिसके अंदर पहले से ही डाइपोल थे, पोलर का मतलब है पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये तो होएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, और पॉजिटिव वाला साइड इधर आ जाएगा, फिर नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, मतलब सारे के सारे डाइपोल ऐसे लाइन हो जाएंगे, इधर नेगेटिव वाले पार्ट होंगे ये वाले, और दूसरी साइड ये पॉजिटिव होएगी, फिर वाली ये वाली फिर से नेगेटिव, और ये वाली फिर से पॉजिटिव। तो ये अंदर वाला जो पॉजिटिव है ये वाला और ये वाला नेगेटिव है, ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज अगर कर देंगे तो उसके बाद ये वाली जो साइड है इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा बस। जो डाइलेक्ट्रिक ये स्लैब थी ना, इस स्लैब के इस साइड पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा और इस वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब जैसे ही मैं इस डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो इसके जो डाइपोल है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसके कारण इसके एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक सरफेस पर और दूसरे सरफेस पर डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव। मतलब हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है। पोलराइज का मतलब है कि उसके एक सरफेस पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मतलब डाइपोल्स ने अपने आप को अलाइन करके चार्ज को क्या कर दिया है, पोलराइज। एक साइड पे नेगेटिव बना दिया, दूसरे साइड पे पॉजिटिव।
तो ये यहाँ पे शो हो भी रखा है, ये देखो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पे जनरेट हो जाएगी। इसको हम पोलराइज फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है EP, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम पोलराइज फील्ड बोलते हैं, क्योंकि चार्ज पोलराइज हो गया है ना, इस वजह से इस चार्जेस की वजह से जो फील्ड है दैट इज पोलराइज। और अब नेट फील्ड जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होएगी वो कितनी होएगी, बाहर से तो E0 फील्ड आ रही थी, अंदर से इस डायरेक्शन में EP आ रही है, तो जो बचेगी वो कितनी है, इधर से जो E0 जा रही थी उसमें से माइनस कर देंगे इधर से जो EP आ रही है, तो E0 माइनस EP यही नेट फील्ड होएगी जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर बचेगी। ओके, तो ये इसने लिख रखा है यहाँ पर कि डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होएगा, ये वही चीज़ें लिख रखी हैं। इसके बाद ये K जो होता है ये एक हम इस मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द E0 डिवाइडेड बाय E। E0 है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, जो ये वाली जो एक्सटर्नल थी, डिवाइडेड बाय E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल जो प्रोड्यूस, ये वाली फील्ड जो बची हुई है। तो इन दोनों की रेशो को हम इस मीडियम का एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये कूलम लॉ में भी हमने इसकी बात की थी, ये वही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कूलम लॉ वाले। तो इसको हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं इस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इसको E0 बाई E भी लिखा जाता है। ओके, तो इसके बाद आगे जो है डेट इज़ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे होते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर पहले से डाइपोल पोलराइज नहीं हो रखे होते। मतलब ये देखो यहाँ पर उसने दिखा रखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ना बिल्कुल पास पास ही है, तो अगर पास पास है तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होएगा, मतलब पहले से इनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इंडिविजुअल के पास भी नहीं। टोटल तो जीरो ही होता है, उसमें भी टोटल पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो था पिछले वाले केस में भी, लेकिन उस पिछले वाले केस में इंडिविजुअल के पास डाइपोल मोमेंट जरूर था क्योंकि वो पोलराइज थे, इंडिविजुअल थे जो, लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल के पास भी नहीं है, इंडिविजुअल भी पोलराइज नहीं है, तो इंडिविजुअल का भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए इसका तो डाइपोल मोमेंट पहले से क्या है, जीरो है। तो जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फिर से वैसा ही होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पर लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक और फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम पोलराइज बोलते हैं। तो वही फिर से वही बात सेम पिछला रीजन के E0 माइनस E फील्ड हो जाएगी, ये वाली E इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसके केस में भी अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होएगी क्योंकि वही बात है, क्योंकि अब चार्ज पोलराइज हो रखे हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दूर दूर हो गए हैं किसी डिस्टेंस पर, इस वजह से डाइपोल मोमेंट होएगा अब कुछ, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम वही चीज़ डिफाइन कर रखी है। तो ये लिख रखा है उसने, रेशो ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, यही चीज़ जो हमने यहाँ पे बोली है ना कि रेशो ऑफ E0 डिवाइड बाई E, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वही चीज़ लिख रखी है। आगे है डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। अब हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर है हमारे पास, उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है, तो हमने बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये हमने पहले जो पैरेलल प्लेट थी उसका कैपेसिटेंस हमने बताया था, अगर बीच का डिस्टेंस d था प्लेट्स के बीच का और बीच में एयर थी, इस केस में तो क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना बीच में, उस केस में अगर एयर थी तो उसका आंसर था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये लिख रखा है जब बीच में एयर थी। अगर A इसका क्या है, एरिया है साइड का, D बीच का डिस्टेंस है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा जब बीच में एयर थी। अब क्या कर दिया है हमने, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इस मीडियम की परमिटिविटी कोई एप्सिलॉन हो जाएगी, पहले तो एप्सिलॉन नॉट थी ना, ये लिख रखा है एप्सिलॉन नॉट, बाद में क्या हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद मीडियम की परमिटिविटी कुछ और हो जाएगी, डेट इज एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन डाल दिया फिर, तो एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D, तो A बाई D तो फिर से वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब क्या होएगा, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के K, तो वहाँ से एप्सिलॉन कितना निकला आएगा, मल्टीप्लाई कर दो K टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये लिख रखा है, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हम ऊपर यहाँ पे डाल देंगे, जैसे डालेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, K टाइम एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, तो ये वाली चीज़ तो जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसको तो हम C0 कहते हैं, ये वाली वैल्यू तो C0 थी, मतलब अब क्या हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो गया, K टाइम C0 हो गया,
बस करना क्या है, ये वाली वैल्यू k है और ये वाली वैल्यू जी इतनी थी एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी, ये वैल्यू इसको हम c नॉट लिख देंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k टाइम c नॉट, तो वही नीचे आ रखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटेंस जो पहले था अब नया कैपेसिटेंस पहले का k टाइम्स हो जाएगा, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, दैट विल बिकम इज इक्वल टू द k टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस। तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा। आगे हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी होएगी, ये लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जब कैपेसिटर की प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक करें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो हमने किया क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है, जो थिकनेस इसकी स्मॉल कुछ t है, इसकी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये पूरी नहीं फिल हो रखी कैपेसिटर की प्लेट्स में, कुछ डिस्टेंस फिल है t तक का, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। हमने अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हो रही है उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं अंदर फील्ड कितना होगा, पीछे हमने डिस्कस किया ही है कि नेट फील्ड जो अंदर होगा डेट इज बाहर से जो फील्ड थी ई नॉट माइनस जो पोलराइज वाली थी वही इसके अंदर नेट फील्ड होएगी ई नॉट माइनस ई पी। और हम ये भी जानते हैं कि ई नॉट बाई ई की वैल्यू k होती है, इनकी रेशो को ही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से क्या करना है कि ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई को उधर ले जाओ k को नीचे ले आओ, तो ये लिख रखा है ई नॉट बाई के, तो ई की वैल्यू ये वाली यहाँ पर जो ई की वैल्यू ई नॉट बाई के भर दो, तो ई नॉट बाई के भर देंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी फिर बाद में ई नॉट बाई के ई नॉट माइनस ई पी। तो यहाँ से ई पी की वैल्यू निकाल दो, इधर ले आओ ए वाली टर्म दूसरी साइड, तो ई पी इतना आ जाएगा मतलब, तो ई पी की वैल्यू जो आ गई है दिस इज द वैल्यू ऑफ द ई पी। तो ये दिमाग में भी रखना है कि पोलराइज फील्ड है जो मतलब चार्ज पोलराइज के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुई थी दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दिमाग में फॉर्मूला याद भी रखना है। उसके बाद हमने चार्ज कितना पोलराइज हो रखा है सरफेस के ऊपर ये बताना है। अगर पोलराइज चार्ज सरफेस पे बताना है तो वो इस तरह से निकल आएगा, हमें फील्ड पता है पोलराइज कितनी है वो हमने अभी निकाली है, तो ये हमने लिखा अभी फील्ड पोलराइज हमें पता है। उसके बाद हमने करना क्या है कि पोलराइज जो फील्ड होएगी दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स में जो फील्ड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पोलराइज फील्ड है तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी हो जाएगा, पोलराइज चार्ज हो जाएगा उसके केस में, पोलराइज फील्ड के केस में तो पोलराइज चार्ज मतलब सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट तो बाहर वाली फील्ड थी तो उसको हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, सिग्मा मतलब जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बाकी टर्म वैसे की वैसी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया तो जो अपने पास रिजल्ट आया है वो इतना आया है, चार्ज सिग्मा पी की जगह पे क्यू पी डिवाइड बाय लिख देंगे चार्ज बाय एरिया, इधर भी चार्ज बाय एरिया लिख देंगे, ये पोलराइज चार्ज होगा तो इसके लिए पोलराइज चार्ज पी लिख देंगे, ए से ए कट गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि पोलराइज जो चार्ज होता है डेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, ये लिख भी रखा है नीचे, ओके सारा कुछ लिख रखा है यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई के, ये रिजल्ट भी याद रखना है। अगला जो एक रिजल्ट होता है वो तुम्हारे पास ये होता है, ये पूछते भी होते हैं 5 नंबर में सवाल आता है जो, ओके तो ये क्या लिखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने क्या कर दिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया थिकनेस टी की, यही वाला यही चीज़ थिकनेस टी की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, मतलब सारा नहीं फिल किया हमने कैपेसिटर की प्लेट को, ये पूरा नहीं फिल किया, कोई स्मॉल टी थिकनेस की कर दी है। अब हमने बताना है कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अगर तो देखो सारा फिल कर देते तो उसके केस में कैपेसिटेंस हम जानते हैं, उसके केस में k टाइम्स हो जाना था, हमने पीछे देखा है ना कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो उसके केस में k टाइम कैपेसिटेंस हो जाता है, जितना पहले था उसका k टाइम्स हो जाता है नए वाला। लेकिन वो तब जब सारा फिल करते हैं, अब सारा नहीं फिल किया कि कम थिकनेस का फिल किया, तो अब बताना है उसके केस में फिर कितना हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक इसकी हमारे पास कैपेसिटेंस की। तो हम सबसे पहले इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, क्या उस इक्वल टू सी भी होता है कैपेसिटेंस के केस में, और v हमें निकालना है, v की जगह हम क्या लिख देंगे ई डॉट डी आर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। हमने पीछे देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल नहीं होता, एवरीवेयर v इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ई की हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये बाहर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट,
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई नॉट, लेकिन ई नॉट फील्ड यहाँ भी ई नॉट है, यहाँ पर अभी जो कर्सर है मेरा घूम रहा, वहाँ पर भी ई नॉट फील्ड है और इधर भी ई नॉट फील्ड ही है, क्योंकि ये भी तो बाहर वाला मीडियम है ना। तो ये वाला कितना डिस्टेंस टोटल बन जाएगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल कितना बन जाएगा, टोटल में से ये टी को माइनस कर देंगे तो ये बाकी बचा यही डिस्टेंस होएगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो मतलब टोटल में से टी माइनस कर देंगे। इसलिए बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, ये कितने रीजन में थी, ये डी माइनस टी रीजन में थी, इतने रीजन में ई नॉट फील्ड है। और बाकी के बाकी रीजन में क्या है, बाकी रीजन में तो ई फील्ड है, वो टी 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 तक वाले रीजन में है ई फील्ड, तो फिर ई को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखो ई को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी ई नॉट टी माइनस टी, और ये ई की जगह पे हम जानते हैं कि ई नॉट बाई ई के इक्वल होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमारे पास डेफिनेशन है, देखिए हमने पीछे, तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा ई नॉट बाई के, तो ई की जगह पर हमने ई नॉट बाई के डाल दिया, फिर ई नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी इसके बाद, फिर ई नॉट की जगह पे वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से ही तो है, ई नॉट है जो वो कैपेसिटर की प्लेट्स ही तो प्रोड्यूस कर रही है ई नॉट फील्ड, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो उसकी चार्ज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, फिर हमने यही चार्ज बाय एरिया लिख दिया सिग्मा को, उसके बाद ये v की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है। अब हम इस v को ये सेकंड इक्वेशन मानकर इसको ये पुट कर देंगे, सी क्या इक्वल टू सी वी को फर्स्ट माना था, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को पुट कर देंगे v को, तो जैसे ही हमने पुट कर दिया हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो q से q कट जाएगा तो c अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो ये अपने पास आ जाएगा इसका आंसर कैपेसिटेंस का इस केस के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में सवाल पूछते भी होते हैं फाइनल में अंदर, तो बहुत चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसको दिमाग में रखना है। आगे ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास अब इस चैप्टर का, कैपेसिटर कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन दो तरह का ही पॉसिबल है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल है। तो सीरीज का मतलब होता है कि अगर सारे कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज हो, उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज में है। पैरेलल से मतलब होता है कि अगर सारे कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कैपेसिटर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो वो पैरेलल में है। तो अब सीरीज में इस तरह से कॉम्बिनेशन होएगा, अभी तुम फिलहाल इसको इसी तरह से दिमाग में रख लो कि सीरीज कुछ इस तरह से दिखते हैं, लेकिन इसका रीज़न होता है वो हम बाद में अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रख लो कि पैरेलल इस तरह से होते हैं। तो सीरीज में क्या होएगा कि हम लिख देंगे कि जैसे यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इसके क्रॉस लॉस होएगा, कुछ इसके क्रॉस लॉस होएगा, कुछ इसका, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इसमें बट जाएगा, कुछ इसमें कुछ इसमें। तो हमने वही लिख दिया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके V2, इसके V3, तो सभी का ऐड इस V के इक्वल होएगा, वो होना चाहिए। तो वो हमने इक्वेशन लिख दी है। फिर V की जगह पे मैं Q बाई C लिख सकता हूँ, क्योंकि Q इज इक्वल टू C भी होता है कैपेसिटर के केस में, तो कि V की जगह पे फिर Q बाई C आ गया, V1 की जगह पे Q बाई C1 आ जाएगा, V2 की जगह पे Q बाई C2 एंड V3 Q बाई C3। Q हमने सेम रखा है सारी जगह, इसलिए सेम रखा है क्योंकि ये सीरीज में है, तो Q सारी जगह सेम रहेगा, तो Q बाहर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 3 के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ज़्यादा होते तो फिर और ऐसे आगे चल जाता, मतलब अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है तो इनके केस में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कि 1 बाई सी इसके इक्वल होता है। वही अगर पैरेलल में अगर हम देखें तो पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मान लो अगर Q चार्ज यहाँ से इधर चला गया, Q चार्ज बैटरी से आया था, तो वो कुछ Q1 इधर जाएगा, कुछ Q2, कुछ Q3 नीचे आ जाएगा, तो वो हम चार्ज की इक्वेशन बना लेंगे कि Q किसके इक्वल होगा, जो बैटरी से गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, इनके सम के इक्वल होगा। और Q हम जानते हैं कि CV के इक्वल होता है, तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C2V। अब इसमें हमने V सेम रखा है, इसलिए क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो इसलिए V सेम रख दिया। तो V को कॉमन निकाला, V दोनों साइड कट गया, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। ये दिमाग में याद भी रखना है कि पैरेलल के केस में जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होता है वो तीनों को ऐड करके निकालते हैं, ओके। और सीरीज के केस में
जो कैपेसिटेंस होता है वो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 करके ऐसे करके निकालते हैं। ये ना जो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में होते हैं ये उनका उल्टा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसमें पैरेलल वाला रिजल्ट होता है ये वाला जो इसमें सीरीज़ वाला है, और उसमें सीरीज़ वाला रिजल्ट होता है ये वाला जो इसमें पैरेलल वाला है। तो यही तक था हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अभी इतना ही तुम इसको दिमाग में रखो कि कैसे इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इतना तुम इसको अच्छी तरह से देख लो, और जो भी डाउट है वो तुम पूछ सकते हो, वो तो तुम्हें हमेशा लॉ किया ही हुआ है। ठीक है, तो इतना इसको देख लेना।